हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑन वेरिएशन अपन को पढ़ना है। जेनेटिक्स और बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। 12 से 16 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बेटा, हर बार। और बेसिकली हमें इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। बहुत ईजी है, ईजी बहुत है। हवा बना रखा है अपन ने, क्या यार जेनेटिक्स जेनेटिक्स, ऐसा कुछ नहीं। क्या होता है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स ये अभी पढ़ने वाले हैं अपन। चलिए आइए देखते हैं यार, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑन वेरिएशन या जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। क्या कहती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो पढ़ा हुआ है, पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन यहाँ पे जो है बेसिकली देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें अपन, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है बेटा, इन्होंने वहां पे काम किया है जेनेटिक्स के अंदर। और बेसिकली देखा जाए तो काम क्या क्या है देखते आइए। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर की क्या एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने। मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी वेराइटीज, जो है 7 पेयर्स लिए थे इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग गार्डन वेराइटीज के। गार्डन पी की जो वेराइटी है पाइसम सटाइवम, उसके सेलेक्टेड 7 पेयर्स लिए थे इन्होंने कैरेक्टर्स के। देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स थे वो। स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी, उन्होंने किस तरह से क्रॉस किया किसी पी के अंदर। सबसे पहले पी को, 2 पी के प्लांट को सेलेक्ट किया बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ। मतलब सपोज करो कि किसी की अगर हाइट अच्छी है तो उसकी हाइट बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब उसकी हाइट ड्वार्फ होनी चाहिए। वहां पे 2 प्लांट्स का उन्होंने सिलेक्शन किया। रिमूवल ऑफ एंथर्स, इमेस्कुलेशन कर दिया उन्होंने बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन ताकि ना हो इसीलिए फीमेल पेरेंट के अंदर, और मेल पेरेंट के अंदर बेटा उसके पोलन ग्रेन्स निकाल के और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन उन्होंने फीमेल पेरेंट के ऊपर करा दिया। कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, फिर जब जो है सीड्स प्रोड्यूस हुए तो उन्होंने कलेक्शन और जर्मिनेशन कराया उनका, ये देखने के लिए कि कौन कौन से कैरेक्टर उनके अंदर आए, कौन कौन से नहीं आए। जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे मेंडल ने, वो बता देता हूं मैं आपको। बेसिकली 7 कैरेक्टर जो सेलेक्ट किए गए थे मेंडल जी के द्वारा, वो थे टॉल, पर्पल, और जो मतलब उसकी हाइट थी, फ्लावर का कलर था, स्टेम की हाइट थी, ठीक है। बात करें अपन पॉड का शेप था, पॉड का कलर था, और बेटा बात करें सीड का शेप और सीड का कलर, ये 7 कैरेक्टर्स वहां पे लिए गए थे मेंडल जी के द्वारा। अगर अपन बात करें मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की, तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन उन्होंने बताया। जब उन्होंने क्रॉस किए तो वहां पे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया। क्या किया? ए क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 प्लांट्स डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर पेयर, एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर 2 प्लांट्स होते हैं और उनका कैरेक्टर जो है डिफरेंट होता है। वहां पे एक कैरेक्टर वहां पे डिफरेंट होना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, उसके 2 ट्रेट हैं बेटा, ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स हैं, टॉल और ड्वार्फ, ये 2 ट्रेड्स है एक कैरेक्टर के। तो यहाँ पे कैरेक्टर तो एक ही, हाइट, उसकी 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स वहां पे होनी चाहिए जो अलग अलग प्लांट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ ही प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, एक जीन ही कंट्रोल कर रही होगी, कैरेक्टर की एक जीन है, उसके 2 अलील्स हैं, एक टॉल की है एक ड्वार्फ की है, वो अलील्स वहां पे कंट्रोल कर रही हैं टॉल और ड्वार्फ को, बट जीन तो एक ही है ना हाइट की। तो बिल्कुल वैसी ही बात अपन कर रहे हैं कि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है वहां पे एक इनहेरिटेंस देखा, एक सिंगल जीन का, वहां पे एक ही हाइट वहां पे कैरेक्टर लिया है, उनका क्रॉस उन्होंने करा के देखा। तो जब क्रॉस कराया वहां पे तो 3 तो टॉल निकले बेटा और एक ड्वार्फ निकला। ये फिनोटिपिक रेशियो भी कहता है बेटा 3:1। 3:1 का मतलब होता है कि 3 तो टॉल हैं जो देखने में, फिनोटिपिक मतलब जो बाहर से देखने में कैरेक्टर होता है, फिनोटिपिक जानते हो इस चीज को तो, और जीनोटिपिक मतलब उसका जीनोम का जो रेशियो है। तो बेसिकली अपन बात करें तो यहाँ पे 3:1 जो रेशियो फिनोटिपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बेटा, इसमें 3 तो टॉल है एक ड्वार्फ है। और अपन बात करें इस तरह से उन्होंने क्रॉस किया कि पेरेंट्स तो होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल, दोनों एलील्स बेटा कैपिटल टी यहाँ पे ले ली, होमोजाइगस एलील्स है, यहाँ पे भी होमोजाइगस रेसेसिव एलील्स उन्होंने ले ली, स्मॉल टी। दोनों के गैमीट्स अपन ने बनाया। तो गैमीट्स कैसे बनाते हैं बेटा? इसका एक ही गैमीट आएगा भाई, जब क्या करेगा, जब मियोसिस बनाएगा तो एक जीन की एक ही कॉपी आती है, ये कॉपी एक आ गई और यहाँ पे एक कॉपी आ गई, दोनों को क्रॉस कराया तो टी आया बेटा, ये हेट्रोजाइगस टॉल गैमीट अपन ने क्रॉस कराया बेटा वहां पे। तो आप देख सकते हैं अब अपन सेल्फिंग कराएंगे, F1 जनरेशन निकल के आएगी अपने पास हेट्रोजाइगस टॉल, तो अब उसकी अपन क्या कराएंगे, सेल्फिंग, टीटी को क्रॉस कराएंगे टीटी से। और बेटा देखेंगे तो यहाँ पे एक चेकर बोर्ड मेथड आपके सामने है जिसके थ्रू उन्होंने क्रॉस करा के देखा। तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन आई, ठीक है बेटा, F1 की सेल्फिंग कराने पे F2 जनरेशन आती है। तो जो F2 जनरेशन अपने सामने आई बेटा, उसके अंदर 3 तो टॉल थे और एक ड्वार्फ था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1। और जीनोटिपिक की अपन बात करें बेटा, तो जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आया वहां पे, बेसिकली वहां पे जीनोटिपिक रेशियो आया है 1:2:1। क्या आया जीनोटिपिक रेशियो? टीटी एक ही है, टीटी 2 है,
ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है तो 1:2:2 और कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही है तो 1:2:1 तो जीनोटाइपिक रेशियो है। F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बात करें फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1। ये अपन ने वहां पे बात करी बेटा। ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ही अपन देख रहे हैं अभी। अब है मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। उन्होंने अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स के लिए भी वहां पे आप देख सकते हो। पहला जो ट्रेट है फ्लावर कलर डोमिनेंट, पर्पल कलर तो वहां पे डोमिनेंट था, व्हाइट कलर वहां पे रिसेसिव था। ठीक है, रेशियो आया मतलब वही रेशियो आ रहा है वहां पे बेसिकली बात करें तो 1:2:1 का रेशियो आ रहा है वहां पे। आप बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें वो सेम सबके लिए वही आएगा। सीड कलर उन्होंने येलो तो डोमिनेंट था बेटा और ग्रीन पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर, ग्रीन रेसेसिव था, क्रॉस कराया उन्होंने येलो और ग्रीन के बीच में। सीड शेप की बात करें तो राउंड डोमिनेंट था, व्रिंकल्ड वहां पे रेसेसिव था। पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन कलर जो था पॉड का वो डोमिनेंट था और येलो कलर वहां पे रेसेसिव था। पॉड शेप के अंदर राउंड जो शेप था वो डोमिनेंट था और कॉन्स्ट्रक्टेड जो था वो रेसेसिव था। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल जो पोजीशन थी बेटा वहां पे वो क्या थी, वहां पे बेसिकली बात करें तो डोमिनेंट थी और जो टॉप पोजीशन थी वहां पे रेसेसिव थी। प्लांट की हाइट की बात करें तो टॉल डोमिनेंट था और ड्वार्फ वहां पे रेसेसिव था। तो अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग ट्रेट्स के बीच में वहां पे क्रॉस कराया बेटा। और जब ये पता लगा कि सभी क्रॉस का रिजल्ट वही आ रहा है 3:1 फिनोटाइपिक और 1:2:1 जीनोटाइपिक, तो उन्होंने जो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दिया कि भैया इसी बेसिस पे अपन उन्होंने प्रपोज किया कुछ चीजें कि मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ही कॉल्ड देम एज फैक्टर्स। उन्होंने उस जीन वर्ड उस टाइम नहीं आया था, उन्होंने उसको फैक्टर्स नाम दिया बेटा। फैक्टर्स आर नाउ कॉल्ड एज जीन्स। अब हम उन फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं वहां पे। Do not use capital T for tall and small d for dwarf because it is difficult to remember whether T and D are alleles of the same gene। क्योंकि अपन कैरेक्टर एक ही ले रहे हैं हाइट, तो उसमें बेटा अलील्स अगर लेंगे ना तो वो एक ही अक्षर से वहां पे डिनोट करेंगे। अगर कैपिटल टी टॉल के लिए तो स्मॉल टी अपन ड्वार्फ के लिए यूज करेंगे, स्मॉल डी यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक ही जीन के दो अलील्स है ना, इसीलिए। The F1 when self-pollinated produces gametes T and small t in equal proportion. During fertilization pollen grains of capital T have 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t. Also pollen grains of genotype small t have a 50% chance to pollinate eggs of genotype capital T and small t. दोनों अलील्स के पास 50% चांसेस थे बेटा कि वो कॉम्बिनेशन जो बनाएंगी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा उन दोनों के कॉम्बिनेशन बनने के 50% चांसेस ही वहां पे थे, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे वो स्मॉल टी हो। 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू कैपिटल टी मतलब भाई चार फिलियल जनरेशन अपन को मिली, सेकेंड जनरेशन में 4 ऑर्गेनिज्म अपन को मिले वहां पे, तो उसमें से एक तो था कैपिटल टी, ठीक है, एक जो था तो कैपिटल टी, हाफ जो थे कैपिटल टी और स्मॉल टी थे और एक जो था वापस से स्मॉल टी था। तो यहाँ पे एक जो था कैपिटल टी हाफ जो है कैपिटल टी स्मॉल टी और इसी तरह से वहां पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन निकल के आया। अब बात करते हैं अपन आगे कि मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड द F2 एंड फाउंड दैट ड्वार्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यूड टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट्स इन F3 एंड F4 जनरेशन। मेंडल ने सेल्फ पोलिनेटेड किया F2 जनरेशन में और ये मिला देखने को कि ड्वार्फ F2 प्लांट जो थे बेटा वो आगे भी कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट्स इन F3 एंड F4 जनरेशन। वो F2 प्लांट के जो ड्वार्फ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले स्मॉल टी जो थी ना वो आगे भी ड्वार्फ प्लांट वहां पे जो है लेके आ रहा था। तो ही कंक्लूडेड दैट जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस। उन्होंने कंक्लूड किया कि जो जीनोटाइप था ड्वार्फ प्लांट का वो होमोजाइगस था क्योंकि वो आगे भी होमोप्लाइगस आगे भी कैरी आउट हो रहा होगा, तभी तो कैपिटल जो है स्मॉल टी के साथ कॉम्बिनेशन बना के 50% और वहां पे ड्वार्फ प्लांट्स लेके आ रहा है। इसी के बेस पे कुछ बातें करते हैं अपन बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की। बैक क्रॉस का मतलब होता है जब अपन F1 हाइब्रिड को बेटा F1 हाइब्रिड को जब अपन किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, और टेस्ट क्रॉस होता है जब अपन F1 हाइब्रिड को उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कंपल्सरी रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं। अब टेस्ट क्रॉस क्यों होता है कि अगर किसी का अपन को जीनोटाइप नहीं पता तो अपन उसको जीनोटाइप निकालने के लिए रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। सपोज करो कि आपके सामने बेसिकली यहाँ पे एक प्लांट है जिसका आपको जीनोटाइप नहीं पता, भाई ये क्या है, यहाँ पे पिंक कलर का है, तो पिंक कलर डोमिनेंट कलर है तो वो WW भी हो सकता है, वो W स्मॉल w भी हो सकता है क्योंकि दोनों में डोमिनेंट कलर तो शो हो रहा है। तो उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे।
इसका जीनोटाइप सपोज करें एक बार ये मानेंगे और एक बार ये मानेंगे, इसको मान के रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो मिलेगा अपन को सारे पिंक पिंक देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर अपन डोमिनेंट फिनोटाइप इसका ये मान के और अगर इसका क्रॉस करें इसके साथ अपन रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो अपन को बेटा वहां पे दो वहां पे व्हाइट देखने को मिलेंगे और दो वहां पे पिंक देखने को मिलेंगे। हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट। तो बात करें अपन यहाँ पे कि अगर ऐसा है वहां पे कि जो सारे प्लांट जो है उसमें से दो जो है वायलेट है, सॉरी दो पिंक है और दो व्हाइट है और दो वायलेट है, तो बेटा फिर वो उसका फिनोटाइप हो गया ये वाला हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और अगर सारे फ्लावर्स वहां पे इस जनरेशन के सारे फ्लावर्स वहां पे वायलेट हैं बेटा, तो फिर बात करें कि वहां पे उसका जो है डोमिनेंट फिनोटाइप वहां पे हो जाएगा। तो बेसिकली बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस यूज किए जाते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस के अंदर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर नहीं किए जाते, F1 जनरेशन तक यूज किए जाते हैं बेटा। मेंडल के प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अपन देख रहे हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर्स कंट्रोल करती हैं जीन्स, जिसको अपन ने फैक्टर्स को बाद में जीन्स बोला है। फैक्टर अकर्स इन पेयर, जीन्स जो है पेयर्स में आती है, अलील्स की बात कर रहे हैं अपन, होमोजाइगस अलील्स, ठीक है। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स अदर द फैक्टर। मतलब एक डिस्क्रीट जो फैक्टर होता है उसके अंदर अगर एक डोमिनेंट है तो, और अगर एक रेसेसिव है तो डोमिनेंट वाला अपना प्रभाव वहां पे दिखाएगा, अपना एक्सप्रेशन वहां पे दिखाएगा, रेसेसिव वहां पे शांत रहेगा बेटा। और अगर अपन बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जो कि सेकंड लॉ है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ ए कैरेक्टर pair present in parents segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors। आप ये बात कर रहे हैं कि भैया होमोजाइगस अलील्स की बात कर रहे हैं कि बेसिकली बात करें जब गैमीट अपन बनाते हैं तो गैमीट के अंदर एक जीन की दो अलील्स रहती हैं। अब उस जीन की एक ही कॉपी गैमीट के अंदर आएगी। गैमीट फॉर्मेशन के अंदर उस अलील, जो अलील है ना दो अपने सामने, या तो ड्वार्फ है या टॉल है, तो टॉल या ड्वार्फ में से कोई एक अलील उस जीन के अंदर आएगी, दोनों नहीं आएंगे बेटा वहां पे। सिर्फ the factors मतलब alleles of a character pair present in parents segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors। homozygous parent produces similar gametes। homozygous जो parents होते हैं वो similar gametes वहां पे बनाते हैं, मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी। heterozygous parents produce two kinds of gametes each having one allele with equal proportion। अब जिनकी heterozygous है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जब वो गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल टी का भी गैमीट बनेगा और स्मॉल टी का भी गैमीट बनेगा। वो फिर बाद में क्रॉस जब होगा तब पता लगेगा कि कैपिटल टी से क्रॉस करा उसने या फिर स्मॉल टी के थ्रू क्रॉस करा वहां पे। अब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस अपन देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। वैसे तो ये बेसिकली कहा जाता है, इनको कॉन्ट्राडिक्टरी कहा जाता है कि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस वाला जो लॉ दिया उनके कॉन्ट्राडिक्टरी, ये उसको फॉलो नहीं करते। आयो देखते हैं कैसे फॉलो नहीं करते। सबसे पहले इनकम्प्लेंट डोमिनेंस की बात करते हैं। इनकम्प्लेंट डोमिनेंस का मतलब होता है it is the inheritance in which the offspring shows characteristics intermediate between two extreme parental characters। ये एक ऐसा इनहेरिटेंस है बेटा, इसमें ना तो इधर का ना इधर का, ये बीच का है बेटा। इसमें दोनों का जो बात करें यहाँ पे ना तो डोमिनेंट दिखाता है, ना यहाँ पे पूरी तरह से डोमिनेंट होता है, ना पूरी तरह से रेसेसिव कैरेक्टर दिखाता है। वो बात करें इन दोनों के बीच का कहीं दिखाता है कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन या एंटीरैनम स्पीशीज का जो डॉग फ्लावर है उसकी बात कर रहे हैं, या मिराबिलिस जलापा की बात करें 4 o'clock प्लांट की, तो उसमें ना तो वायलेट ना व्हाइट, वहां पिंक कलर बीच का दिखाई दे रहा है बेटा। वहां पे एक जो है यहाँ पे क्रॉस गिवन है आपको, पी जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन में रेड है कैपिटल आर आर, व्हाइट है स्मॉल आर आर, इन दोनों का क्रॉस कराया अपन ने। इनके गैमीट बनेंगे सिंगल आर, इसका क्योंकि होमोजाइगस है तो एक सिंगल एलील जाएगा, इसके भी सिंगल एलील जाएगा, क्रॉस कराया, पिंक आया कैपिटल आर और स्मॉल आर। F1 जनरेशन आएगी, सेल्फिंग कराओ, सेल्फिंग कराई इन्होंने तो दो गैमीट बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों की सेल्फिंग कराएंगे बेटा, तो रेड तो आया कैपिटल आर, पिंक आया कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक आया कैपिटल आर स्मॉल आर, व्हाइट आया स्मॉल आर। अब ये दोनों यहाँ पे डोमिनेंट अलील मौजूद है, फिर भी रेड नहीं आ रहे बेटा, यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ना तो रेड ना पूरी तरह से व्हाइट, ये तो बेटा आ रहे हैं पिंक, इंटरमीडिएट कलर यहाँ पे दे रहे हैं, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे कहते हैं कि रेड ने डोमिनेंस तो शो करी पर पूरी तरह से नहीं कर पाया, इसलिए पिंक कलर वहां पे दे दिया। समझ में आया बेटा।
फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आ रहा है यहाँ पे, एक रेड है, 2 पिंक है और 1 व्हाइट है बेटा। फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी याद रखेंगे, 1:2:1 पूछा गया है बेटा। और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 एज ए सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है वो, ठीक है। आपको क्वेश्चन के लास्ट एंड पे ध्यान देना है कि उसने पूछा क्या है, ठीक है। अगर फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है बेटा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सिंगल कैरेक्टर उसने वहां पे लिया है, ये बस ये ध्यान रखना है कि सिंगल कैरेक्टर वहां पे लिया हो उसने। अगर सिंगल कैरेक्टर लिया है बेटा तो 1:2:1 जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों सेम जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। This means that R was not completely dominant over small r. P plants also show incomplete dominance in other traits. कुछ कैरेक्टर्स के अंदर बेटा बात करें वहां पे जो है P plants भी कभी कभी जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे शो रखा आपके सामने। अपन बात करें बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद और चीजों की, मेंडल के अनुसार नहीं चल रही है, कंप्लीट डोमिनेंस कहां दिखा रहे हैं यहाँ पे। सेकंड अपने पास आता है कोडोमिनेंस बेटा। कोडोमिनेंस का मीनिंग होता है इट इज द इनहेरिटेंस इन विच बोथ अलील्स ऑफ ए जीन आर एक्सप्रेस्ड इन अ हाइब्रिड। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि सारी अलील्स, दोनों अलील्स डोमिनेंट या रेसेसिव, दोनों अलील्स ही वहां पे एक्सप्रेस हो रही है हाइब्रिड के अंदर। जैसे कि एग्जांपल बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, जो एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में वो एक जीन है कैपिटल आई, वो उसको कंट्रोल करती है। अब उस जीन की वहां पे अलील्स हैं अलग अलग तरह की। इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर्स, एंटीजेंस जिनको अपन बोलते हैं, दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। यहाँ पे बात करें अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है बेटा, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, और किसी का ना ए है ना बी है तो उसका ब्लड ग्रुप है बेटा ओ। यहाँ पे बात करें इस जीन आई की 3 अलील्स हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। जो आई ए है, आई बी है, वो बेटा बात करें कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम, अलग अलग बनाती है। देखो अब अलग अलग शुगर बना रही है यहाँ पे, एंटीजन अलग अलग बना रही है, और अलील आई तो कोई एंटीजन ही नहीं बनाती वहां पे। अब अपन जीनोटाइप देखते हैं अलग अलग ग्रुप का। बात करें कि यार किसी का अगर ब्लड ग्रुप आई ए है, ठीक है, वहां पे तो ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर कौन कौन सी जीन प्रेजेंट है बेटा, या तो कैपिटल है या कैपिटल है स्मॉल आई, क्यों, तब भी ए डोमिनेंट होगा, ठीक है। बात करें यहां पे कि अगर वो है बी है तो बात करें यहां पे बेसिकली कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल आई। अब ए बी की बात करें अपन वहां पे तो यहां पे कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों दिखाई दे रहे हैं, को डोमिनेंस है, दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी दोनों एंटीजन अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है वहां पे, ए बी दिखा रहा है और बी भी दिखा रहा है, यही को डोमिनेंस है बेटा वहां पे। ऐसा नहीं कि बी आ गया तो ए डोमिनेंट हो गया तो बी वहां पे छोटा पड़ा, ना ना ना, दोनों अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं, और ओ के अंदर तो बेटा दोनों वहां पे एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं। आप देख सकते हैं सर, पेरेंट 1 आई ए, पेरेंट 2 आई ए, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का जो आई ए और ब्लड 2 हो गया वहां पे ए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्रॉस कराया तो ये कोडोमिनेंस है। ए बी का जो डोमिनेंस है बेटा ये कोडोमिनेंस है, यहाँ पे ए बी का जो डोमिनेंस है वापस से वो कोडोमिनेंस है। दोनों की अपन ने जीन वहां पे क्रॉस करा के देख लिया। आप देख सकते हैं व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर्स, दिस इज ड्यू टू कोडोमिनेंस। कोई एक वहां पे नहीं झुकता, दोनों अपना एंटीजन वहां पे दिखाते हैं, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है। बात करते हैं मल्टीपल एलेलिज्म की। मल्टीपल एलेलिज्म के मतलब क्या होता है बेटा, इट इज द कंडीशन इन विच मोर देन 2 अलील्स गवर्न द सेम कैरेक्टर। जब एक ही कैरेक्टर को एक से ज्यादा अलील गवर्न करने लग जाए बेटा, उसी को अपन क्या कहते हैं वहां पे मल्टीपल एलेलिज्म। इसका भी एग्जांपल बेटा अलील्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप ही है, क्योंकि वहां पे 3 अलील्स हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये सारी अलील्स जो है बेटा एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही जो है ब्लड ग्रुप बेटा। फिर आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बेटा क्या होता है, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। जब एक की कैरेक्टर, एक की ज्यादा जीन्स, अब अलील्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक ही ज्यादा जीन्स ही ज्यादा हो गई यहाँ पे, एक से ज्यादा जीन्स और अलील तो बहुत सारी हो गई। एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे जो बात करें यहाँ पे ह्यूमन कलर है, व्हाइट कलर भी है, टिंट कलर भी है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो ह्यू कलर, स्किन कलर इसको अपन बोलते हैं, और डार्क होते 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 बेटा हम शेड के साथ ब्लैक पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो ह्यूमन स्किन कलर जो है एक के ज्यादा जीन से वहां पे कंट्रोल हो रहा है, व्हाइट टिंट भी दे रही है, ह्यू भी दे रही है, शेड भी दे रही है, ब्लैक भी दे रही है, यहाँ पे अलग अलग कलर दे रही है, अलग अलग स्किन कलर, अलग अलग जीन्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब उस पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी होता है बेटा। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव।
इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर हर अलील का जो बात करें वहां पे इफेक्ट जो है ऐड होता है वहां पे, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, सारी अलील्स वहां पे मिलके जो है एक जीन के अंदर ही वहां पे कैरेक्टर दिखा रही है, फिर दूसरी जीन भी आ गई उसकी अलील्स भी मिल गई, तो सारी अलील्स मिलके एक कैरेक्टर दिखा रही है वहां पे। यही ह्यूमन स्किन कलर या यही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है बेटा। ह्यूमन स्किन कलर को अज्यूम कर लें कि 3 जीन से ए बी सी जो कि कंट्रोल करती है ह्यूमन स्किन कलर। डोमिनेंट फॉर्म जो ए बी सी है वो रेस्पॉन्सिबल है डार्क स्किन कलर के लिए, और जो रेसेसिव फॉर्म है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वो कैपिटल जो है लाइट स्किन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। समझा रहे स्किन कलर को आपको। जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील, जीनोटाइप जो होगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, डार्क स्किन कलर वहां पे दिखाई देगा। अब जीनोटाइप होगा स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये यहाँ पे बेसिकली लाइट स्किन कलर वहां पे दिखाई देगा। अब जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट अलील्स प्लस 3 रेसेसिव अलील्स, 3 डोमिनेंट अलील ले लो और 3 ही रेसेसिव अलील ले लो, वहां पे बेसिकली बात करें वो कलर कौन सा होगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर, जो कि वहां पे अलग अलग शेड दिखाएगा वहां पे। Thus number of each type of alleles in the genotype determinate the darkness of lightness of the स्किन। हर अलील का वहां पे एक्सप्रेशन जो होगा वो अलग अलग वहां पे टोन दिखाता रहेगा स्किन के बेटा। एक इंटरमीडिएट रेंज आएगी पूरी वहां पे, बात करें तो बैंड आएगा पूरा स्किन का। प्लियोट्रॉपी की अपन बात कर रहे हैं। Here a single gene exhibits multiple phenotypic expressions. Such a gene is called pleiotropic gene. एक सिंगल जीन ही मल्टीपल एक्सप्रेशन दे रही है। वहां पे तो बहुत सारी जीन एक एक्सप्रेशन दे रही थी, यहाँ पे एक सिंगल जीन ही बहुत सारा एक्सप्रेशन दे रही है। प्लियोट्रोपी मतलब एक सिंगल जीन है, ट्रेट ए भी कंट्रोल कर रही है, ट्रेट बी भी कंट्रोल कर रही है और ट्रेट सी भी कंट्रोल कर रही है। इन मोस्ट केसेस mechanism of pleiotropy is the effect of a gene on metabolic pathways which contributes toward the different phenotypes. Example, starch synthesis in pea, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। स्टार्च सिंथेसिस में एक सिंगल जीन जो है बेटा अलग अलग ट्रेट प्रोड्यूस करती है वहां पे। कैपिटल बी भी प्रोड्यूस कर सकती है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी प्रोड्यूस कर सकती है और स्मॉल बी भी प्रोड्यूस वहां पे कर सकती है। Phenylketonuria and sickle cell anemia are genetic disease in which the mutant gene exhibits many phenotypic effects. Phenylketonuria और sickle cell anemia प्लियोट्रोपिक जीन के वो एग्जांपल है बच्चे जिसके अंदर म्यूटेंट जीन जो होती है वो अलग अलग फिनोटाइपिक इफेक्ट्स देती है वहां पे। एग्जाम्पल, phenylketonuria results in mental retardation, reduction in hair and skin pigmentation. एक ही डिजीज है phenylketonuria, एक ही जीन है, बस उसके अलग अलग प्लियोट्रोपिक फिनोटाइपिक इफेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे मेंटल रिटार्डेशन भी हो गया, साथ में रिडक्शन भी हो गया हेयर ग्रोथ में, और बेटा स्किन पिगमेंटेशन भी वहां पे चेंज हो गया। एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं प्लियोट्रोपी का, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी जीन। ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस कैपिटल बी जीन से होता है प्लांट के अंदर, पी प्लांट के अंदर। देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। कैपिटल बी से लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आएंगे, स्मॉल बी से बेटा स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स आएंगे। ठीक है, अब कैपिटल बी और स्मॉल बी इन दोनों का क्रॉस कराया, जीन्स बना के अपन ने कैपिटल बी, इंटरमीडिएट साइज आई है यहाँ पे, जबकि डोमिनेंस शो करना चाहिए था, पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हुए इंटरमीडिएट साइज यहां पे दे दी है। तो यही प्लियोट्रोपी है बेटा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट क्या है डोमिनेंस का? इन हेट्रोजाइगोट्स देयर आर डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील्स। हेट्रोजाइगोट के अंदर डोमिनेंट और रेसेसिव अलील होती है, तो अपन को पता है। नॉर्मल या अनमॉडिफाइड या फंक्शनिंग अलील जो होती है वो एक नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से नॉर्मल फिनोटाइप रेशियो वहां पे आ जाता है, अपना सामने नॉर्मल फिनोटाइप अपन को दिखाई देता है जब नॉर्मल जीन वहां पे होती है, मतलब डोमिनेंट जीन की बात कर रहा है। अब डोमिनेंट जीन को अगर अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें बेटा, तो मॉडिफिकेशन करने से क्या होगा कि मॉडिफाइड अलील वहां पे 3 तरह के इफेक्ट शो करेगी। पहला इफेक्ट क्या होगा, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, या तो नॉर्मल एंजाइम होगी। इन दिस केस मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड अलील। पहले जो अलील डोमिनेंट प्रेजेंट थी, उस डोमिनेंट अलील को अपन ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, पर उसने वैसा ही वहां पे प्रोड्यूस किया वहां पे। अब बात करें नॉन फंक्शनल एंजाइम की, या नो एंजाइम अगर वहां पे प्रोड्यूस हो रही, तो उसका रीजन क्या है? इस केस के अंदर जो फिनोटाइप है बेटा वो डिपेंड ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड अलील। हियर मॉडिफाइड अलील बिकम्स रेसेसिव। अब वही मॉडिफाइड अलील बाद में रेसेसिव हो गई, और रेसेसिव होकर उसने वहां पे बेसिकली कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करी। सपोज करो यहाँ पे समझें इस चीज को कि कैपिटल टी एक मॉडिफाइड अलील नहीं है, अनमॉडिफाइड अलील है, नॉर्मल अलील है। वो एक टॉल प्लांट प्रोड्यूस कर रही थी वहां पे। अब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन होने का मतलब है कि या तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया कॉम्बिनेशन, तब तो वो फिर भी नॉर्मली वहां पे फर्स्ट केस हो गया, नॉर्मली वहां पे वैसा ही बनेगा जैसा
वाइल्ड अलील या नॉर्मल अलील के अंदर बन रहा, डोमिनेंट अलील के अंदर बन रहा था। अब कैपिटल टी अगर मॉडिफाई होकर स्मॉल टी हो गई तो उसने हाइट टॉल करने की कोई एंजाइम ही नहीं बनाई, एंजाइम नहीं बनाई इसीलिए प्लांट वहां पे ड्वार्फ रह गया बेटा। वही केस हुआ, नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम एट ऑल, तो फिर वहां पे प्लांट कैसा हुआ बेटा, फिनोटाइप कैसा हुआ, ड्वार्फ वहां पे हो गया। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। अभी तक अपन ने देखा सिंगल जीन का इनहेरिटेंस, अब दो जीन्स का इनहेरिटेंस देखेंगे। इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। दो पेरेंट्स हैं जिनके अलग अलग पेयर ले रहे हैं, हाइट और शेप, ठीक है, हाइट और शेप, दो कैरेक्टर ले लिए, दो अलग अलग जीन्स ले लिए अपन ने। मेंडल मेड सम डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन पी प्लांट। डाइहाइब्रिड क्रॉस भी किया, जैसे कि उसने क्या किया कि राउंड शेप लिया और येलो कलर के सीड लिए, ऐसे सीड लिए जिनका राउंड शेप था और येलो कलर था, दोनों साथ में होना चाहिए, और व्रिंकल शेप और ग्रीन कलर होना चाहिए सीड्स का, वो लिया वहां पे, दोनों का क्रॉस कराने वाला है। अब राउंड की अगर अपन बात करें वहां पे तो कैसे लेंगे, राउंड पेरेंट का एक जीन ले लिया आर और एक कैपिटल जीन ले ली येलो की, एक व्रिंकल का स्मॉल आर और एक जो है ग्रीन की ले ली वहां पे स्मॉल वाई, वहां पे क्रॉस कराया, दोनों के गैमेट का क्रॉस कराया, तो स्मॉल आर का स्मॉल आर, स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वहां पे बन गया, राउंड येलो वहां पे सीड्स बने F1 जनरेशन के अंदर। वापस से F2 के अंदर सेल्फिंग कराई, तो आपको बात करें गैमेट्स बनेंगे वहां पे चार, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, चार गैमेट्स वहां पे बने हैं। अब इनके अंदर सेल्फिंग होगी, चेकर बोर्ड मेथड से देखेंगे। अब चेकर बोर्ड मेथड से अपन ने पाया तो ये मिला कि F2 जनरेशन के अंदर मेंडल फाउंड दैट येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन ए 3:1 रेशियो, 3:1 रेशियो के अंदर वो F1 जनरेशन के F2 जनरेशन के अंदर हो रहे थे। और बात करें कि राउंड और व्रिंकल शेड शीप भी जो है वो 3:1 के अंदर ही हो रहे थे। तो डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो की जो अपन बात करते हैं तो वो आता है 9:3:3:1। राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3 प्लांट, व्रिंकल्ड येलो 3 और व्रिंकल्ड ग्रीन वहां पे 1। डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो याद रखेंगे 9:3:3:1 बेटा। और बात करें कि बेसिकली बात करें तो वहां पे डाइहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो जो आया 1:2:1:2:1:2:1:2:1 1:2:4:2:1:2:1 ये आया डाइहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो वहां पे 1:, ये वाला 4 ये वाले, 1 ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले, 1 ये वाले, 2 ये वाले, ये वाले और ये वाले, इस तरीके से वहां पे डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो आया है 9:3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो जो आया डाइहाइब्रिड का 1:2:1:2:4:2:1:2:1 ये आया वहां पे। थर्ड लॉ जो है मेंडल का, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, समझते हैं इसको। When more than one pair of characters are involved in a cross, जब एक से ज्यादा कैरेक्टर, जैसे कि हाइट और शेप अभी जो लिया वहां पे, ठीक है, कलर लिया और वहां पे बेसिकली बात करें तो शेप लिया सीड का, जब एक से ज्यादा कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं बेटा एक क्रॉस के अंदर, तो जो फैक्टर्स मतलब अलील्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती हैं अदर पेयर से। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए किसी एक जीन के पेयर से, एक जीन के अलील्स हैं, और कैपिटल बी स्मॉल बी किसी एक जीन के अलील्स हैं, तो ये दोनों एक जीन के, ये अलग अलग जीन के अलील्स हो गई और ये अलग अलग जीन की अलील्स हो गई, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी बेटा वहां पे। कैपिटल ए कैपिटल बी अलग सेग्रीगेट होंगी, स्मॉल ए स्मॉल बी अलग सेग्रीगेट होंगी, इसी तरह से ये भी ऐसे ही अलग सेग्रीगेट होंगी वहां पे। इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन होगा अलग अलग ट्रेट्स का, अलग अलग कैरेक्टर्स के। Why did Mendel's work remain unrecognized? मेंडल का वर्क बहुत टाइम तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा है बेटा, क्यों? क्योंकि उस वक्त पे कम्युनिकेशन जो है ज्यादा था नहीं, ठीक है, और उसका वर्क भी ज्यादा पहचाना नहीं जा सका, पब्लिसाइज नहीं हो सका। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स वाज नॉट एक्सेप्टेड। जो जीन्स का कॉन्सेप्ट है कि वो डिस्क्रीट यूनिट्स में है और अलग अलग है बेटा, या तो बेसिकली वो बेसिकली वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, और मेंडल वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है नेचर के अंदर सीन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। मेंडल्स मैथमेटिकल अप्रोच वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल। मेंडल की जो अप्रोच थी वो टोटली नई थी और अनएक्सेप्टेबल थी आज के जमाने के हिसाब से। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, कोई फिजिकल प्रूफ वहां पे नहीं दे सके मेंडल। 1900 के अंदर डी व्रीज, कॉरेंस और शिमाक इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपना अपना काम किया और वापस से वहां पे रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। और बेटा उन्होंने एक थ्योरी दी, इसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि उनके बेस पे वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी, सटन एंड बोवरी ने 1902 के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वहां पे दी बेटा।
पहली बार क्रोमोसोम वर्ड वहां पे आया। इट स्टेट्स दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। कहने का मतलब ये है कि जब एक क्रोमोसोम का जो पेयर है वो जब सेग्रीगेट होता है तो उन दोनों पे जो एलील्स या कैरेक्टर्स वहां पे जो होते हैं उनका भी साथ में सेग्रीगेशन हो जाता है बेटा। सटन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन ने उस क्रोमोसोमल थ्योरी को, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडल के पेयर्स के साथ वहां पे, मेंडल की थ्योरी के साथ वहां पे जोड़ के और एक थ्योरी दी बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आगे देखते हैं इस थ्योरी के अंदर क्या बातें हुई। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो क्रोमोसोमल थ्योरी में दी गए थे। क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। ये कहा गया था कि क्रोमोसोम्स जो है व्हीकल्स हैं हेरिडिटी के, मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं। फिर ये बताया गया कि दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज दे आर इमॉर्टल। कभी भी मरते नहीं क्रोमोसोम्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं बेटा। टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स विद सिमिलर जीन्स फॉर्म है होमोलोगस पेयर। मतलब बात करें कि दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम जिसके ऊपर बेटा सिमिलर जीन्स प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, वो होमोलोगस पेयर बनाएंगे वहां पे। जीन ऑफ आई कलर यहां पे भी प्रेजेंट है दोनों ये सिस्टर क्रोमेटिड्स। These are known as sister chromatids of a homologous chromosome. These both are known as sister chromatids of homologous chromosome, and these chromosomes are known as homologous pair of chromosome. तो जीन है आई कलर की यहाँ पे प्रेजेंट है, सेम लोकस पे इस क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है। जीन जो है एंजाइम ए की वो इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इस लोकस पे, सेम लोकस पे इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ऐसा ही होता है बेटा, अपन बोलते हैं ना 23 पेयर्स, तो 23 पेयर्स ऐसे होते हैं, वो 23 पेयर्स ऐसे होते हैं। साइटोक्रोम सी की अगर जीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उस पे भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो जब ये क्रोमोसोम होमोलोगस आपस में अलग होंगे ना बेटा, तो बात करें कि इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये जीन्स भी आपस में अलग हो जाएंगी बेटा, और हर गैमीट के अंदर एक ही कॉपी जाएगी जीन की। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब ये पेयर्स भी अपने आप में सेग्रीगेट हो जाएंगे और ये पेयर्स भी अपने आप में सेग्रीगेट वहां पे हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स आर म्यूटेबल, क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स हेंस दे शो सिमिलर बिहेवियर। जीन्स जो है एक ही क्रोमोसोम पे एक ही पोजीशन में प्रेजेंट है, इसलिए वो सिमिलर बिहेवियर शो करती हैं। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे होगा? जैसे बात करें कि यार बेसिकली यहाँ पे ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दोनों, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दोनों, ये देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई यहाँ पे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी यहाँ पे। अब जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे ना बेटा, तो सेग्रीगेशन तो दोनों का अलग अलग होगा, इनके क्रोमेटिड्स का भी सेग्रीगेशन हो जाएगा बेटा। और आप बात करेंगे कि जर्म सेल के अंदर एक ही कॉपी जाएगी, इसकी एक कॉपी चली जाएगी और इसकी एक कॉपी चली जाएगी बेटा वहां पे। समझ में आया? इस तरह से सेग्रीगेशन होगा। जैसे कैपिटल है स्मॉल है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, नॉन होमोलोगस अलग अलग क्रोमोसोम में है। कैपिटल है एक जीन, कैपिटल स्मॉल है एक जीन, ये एक जीन प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे। एक ही जीन के दो ट्रेड्स है, मतलब हाइट की जीन प्रेजेंट है दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, और ट्रेड्स उसके अलग अलग पे हैं। अब क्या होगा जब सेग्रीगेशन होगा, तो कैपिटल है और स्मॉल है के क्रोमेटिड्स भी अलग अलग हो गए, तो गैमीट में भी अलग अलग ही जाएंगे बेटा। और बात करें कि 4 कॉपीज बन गई, एक ही जीन की वहां पे 4 कॉपीज बन गई है, 2 अलील ये 2 अलील ये। बेसिकली बेसिकली बात करें कि जब जीन्स में जाएंगे, जब स्पर्म सेल के अंदर जाएंगे, तो इसकी एक कॉपी और इसकी एक कॉपी ही जाएगी बेटा वहां पे। समझ में आया? इस तरीके से वहां पे सेग्रीगेशन होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है आप देख सकते हैं। मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं एनाफेज के, आप ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस सेकंड के एनाफेज में ये दोनों अपने हिसाब से अलग हो गए, ये दोनों अपने हिसाब से अलग हो गए। तो जर्म सेल्स के अंदर बेटा अपने अपने हिसाब से ये गए हैं। इसके अंदर भी अपन देखें मियोसिस सेकंड के अंदर भी, तो ये भी अपने हिसाब से सेग्रीगेट हुए हैं वहां पे। तो अपने अपने लेवल के हिसाब से वो सीजन सेग्रीगेट हुए, वहां पे अपने अपने पेयर्स के साथ वो अलग वहां पे सेग्रीगेट हो गए। किसी के बाइंडेशन वहां पे नहीं कि तू वहां पे जा रहा तो मैं भी वहां पे जाऊंगा। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे बहुत काम किया बेटा वहां पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए।
क्या एक्सपेरिमेंट किया देखते हैं। ड्रोसोफिला इज ए सूटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी। क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी इसके अंदर कैरेक्टर्स क्या क्या है, इट ब्रीड्स वेरी क्विकली, बहुत जल्दी ब्रीड्स करती है। शॉर्ट जनरेशन टाइम, लाइफ साइकिल 12 से 14 दिन का ही लाइफ साइकिल है इसका। ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ब्रीडिंग कर सकती है, कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग पीरियड नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज पर मेटिंग, एक मेटिंग करेगी जिसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज बनाएगी बेटा। दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे भी ग्रो हो सकती है। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, जो मेल और फीमेल फ्लाइज हैं बेटा वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, अलग अलग आपको आसानी से दिख जाएंगे बेटा। इट हैज मेनी हेरिडेटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप, लो पावर माइक्रोस्कोप से भी अपन इसके हेरिडेटरी वेरिएशन वहां पे देख सकते हैं बेटा। तो इस तरह से ड्रोसोफिला का कल्चर वहां पे किया जाता है। जो फीमेल होती है बेटा, सॉरी मेल जो होता है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम वहां पे होलेंड्रिक क्रोमोसोम होगा ही सही, जो एक्स है उसके अंदर दोनों वहां पे है वहां बेटा क्रोमोसोम। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की थ्योरी वहां पे दी, फिर उन्होंने लिंकेज बताया कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, जब एक से ज्यादा जीन्स जो हैं, एक 2 या 2 से ज्यादा जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे अटैच हो जाती हैं बेटा, उसको लिंकेज कहते हैं अपन। लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंक्ड जीन्स कभी भी असॉर्टमेंट शो नहीं करती, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी ये अलग अलग जीन्स से बेटा एक ही क्रोमोसोम के ऊपर देखने को मिल रही है, ठीक है। और बेसिकली बात करें तो टाइटली लिंक्ड है, ये टाइटली क्या है, लिंक्ड है, और जितना दूर होंगी उतना लूजली लिंक्ड होंगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा दो जीन्स के बीच में, और जितना कम लिंकेज होता है उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन उनके बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, उतना ही कम देखने को मिलता है उनके बीच में। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उनमें लिंकेज और उतना ज्यादा ही वहां पे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा बेटा अपन को। जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट इस पे और इसका कुछ पार्ट इस पे रिकॉम्बिनेट हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट इधर चला गया और इसका कुछ पार्ट इधर आ गया बेटा। अब जो रिकॉम्बिनेंट मैंने उसमें देख सकते हैं कि कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पे कैपिटल सी का पार्ट है, ठीक है, और कैपिटल ए स्मॉल बी और यहाँ पे कैपिटल सी का पार्ट आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे स्मॉल सी का पार्ट चला गया, यहाँ पे कैपिटल सी का पार्ट आ गया थोड़ा सा, यही रिकॉम्बिनेशन है बेटा। अब इन जीन्स के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन वहां पे या क्रॉसिंग ओवर उतनी ही कम देखने को मिलेगी अपन को। Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study sex-linked disease. sex-linked genes. जो sex-linked genes होती हैं मतलब वो किस पे प्रेजेंट होती हैं, X या Y क्रोमोसोम पे, क्योंकि ये क्रोमोसोम ही वहाँ पे सेक्स डिसाइड करते हैं बेटा। तो जो X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम पे जो जीन्स होती हैं उनको सेक्स-लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, और जो ऑटोसोमल जीन्स होती हैं वो ऑटोसोम से प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन्स का क्रॉस करा के वहां पे देखा, जैसे कि येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल का उन्होंने क्रॉस कराया बेटा, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल से वहां पे क्रॉस कराया। येलो बॉडीड व्हाइट आइड मेल्स को अपन बोलते हैं स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, और बेटा बात करें वहां पे ब्राउन बॉडीड को अपन ने वाई प्लस और स्मॉल डब्ल्यू प्लस और स्मॉल डब्ल्यू प्लस से वहां पे जो है वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। क्रॉस टू उन्होंने किया व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग्ड का, ठीक है, जिसमें स्मॉल डब्ल्यू और ये अलग अलग जीन्स ले ली उन्होंने, ठीक है। रेड आई और लार्ज विंग का ये यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं वो। तो क्रॉस 1 और क्रॉस 2 उन्होंने कराया और पता किया कि भैया देखते हैं क्रॉस ए जो उन्होंने कराया उसके अंदर क्या किया था उन्होंने कि वहां पे स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू येलो व्हाइट कलर लिया, ठीक है, और ये रेसेसिव कैरेक्टर वहां पे ले लिया उन्होंने, जिसमें से एक होलेंड्रिक क्रोमोसोम है बेटा, मेल क्रोमोसोम है, ठीक है। फीमेल के अंदर दोनों वही होते हैं, मेल के अंदर थोड़ा अलग होता है मामला। अब फीमेल के बेटा बात करें कि वहां पे जो है गेमीट बना के उन्होंने क्रॉस किया बेटा वहां पे, तो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू ये पार्ट इधर आ गया थोड़ा सा और ये पार्ट जो है बेसिकली उधर चला गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया बेटा वहां पे। तो पेरेंटल के कैरेक्टर कितने आए बेटा वहां पे देख सकते हैं आप कि पेरेंटल कैरेक्टर जो आया वो आया कि स्मॉल वाई प्लस और स्मॉल डब्ल्यू प्लस, ठीक है, और यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर कितना है बेटा 98% आ रहा है, और रिकॉम्बिनेंट कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन शो है भाई ये रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, और पेरेंटल कैरेक्टर ये था तो पेरेंटल कैरेक्टर उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है, वो 98% आ रहा था, और रिकॉम्बिनेंस को जब उठा के देखा तो बेटा वो कितना आ रहा था वहां पे 1.3%, ठीक है। तो फिर उन्होंने वापस से सेल्फिंग कराई तो उनमें और ज्यादा आपको वहां पे क्या है जो है सेल्फिंग कराने पे आपको और ज्यादा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। क्रॉस बी के अंदर भी उन्होंने इसी तरह से किया,
ठीक है, जब वहां पे पेरेंटल टाइप कितना निकल के आया 62% और रिकॉम्बिनेशन 37%। तो इसके अंदर जो जीन्स थी वो टाइटली लिंक्ड थी, इसलिए रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज वहां पे ज्यादा निकल के आया है, और पेरेंटल यहाँ पे ज्यादा निकल के इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जीन्स जो है उनमें डिस्टेंस ज्यादा था, ठीक है, इसलिए लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन वहां पे ज्यादा देखने को नहीं मिला। Morgan intercrossed their F1 progeny. He found that the two genes did not segregate independently and F2 ratio deviate हो गया वहां पे 9:3:3:1 से। Genes were located on the X chromosomes. ठीक है, आप देख सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी टाइटली लिंक्ड थी बेटा, इसीलिए बेसिकली बात करेंगे वहां पे जो है रिकॉम्बिनेशन रेशियो वहां पे बहुत अच्छा आया है। When two genes were situated on the same chromosome, proportion of parental gene combinations was much higher than the non-parental type. This is due to linkage. ठीक है, और जो जीन्स व्हाइट येलो थी वो बहुत टाइटली लिंक्ड थी, ठीक है, तो उन्होंने 1.3 रिकॉम्बिनेशन ही वहां पे बनाया। ठीक है, जो लिंक्ड है आपस में रिकॉम्बिनेशन वहां पे बहुत कम शो करेंगी बेटा, वहां पे लिंकेज जितना ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन वहां पे बहुत कम शो होगा। दूसरी नई जीन्स वहां पे दो जने जब आपस में बेटा बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं ना, तो तीसरा उनके बीच में नहीं घुस सकता। और बेटा बात करें कि जो जितना ज्यादा डिस्टेंस शो करेगी उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन वहां पे शो होने वाला है बेटा, जो कि व्हाइट और मिनिएचर विंग जो थी उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन 37.2 आया, क्योंकि वो लूजली लिंक्ड थी, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। टाइटली लिंक्ड जीन शो लो रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक्ड जीन शो हाई रिकॉम्बिनेशन। अल्फ्रेड स्टुवेंट जो थे बेटा, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जो जीन पेयर्स के बीच में थी ना, उनको मेजर बिटवीन use the recombination frequency between gene pairs as a measure of the distance between genes। ठीक है, जीन मैपिंग करी उन्होंने। जीन मैपिंग में क्या बताया कि भैया ये जीन्स जितनी दूर है इतना ही इनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, इतना ही इनमें लिंकेज कम देखने को मिलेगा, और जितनी जो पास है उनमें लिंकेज उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा देखने को पास उसमें लिंकेज उतना ज्यादा देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उसमें उतनी ही कम देखने को मिलेगी बेटा वहां पे। सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं बेटा। ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोजोम वो क्रोमोसोम्स है बेटा जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ ऑटोजोम मेल और फीमेल के अंदर वही होता है 22 पेयर्स। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम जो लास्ट पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, या तो XX होंगे या XY होंगे बेटा, वहां पे वही सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हैंकिंग साइंटिस्ट ने 1891 के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर बेटा वहां पे जो है एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म आता है XXXO मैकेनिज्म। मेल यहां पे हेट्रोगेमेटिक है, XO है, और फीमेल वहां पे होमोगेमेटिक है बेटा। ठीक है, फीमेल जो है बेसिकली होमोगेमेटिक की XX वहां पे है। जब ग्रास हॉपर के अंदर देखने को मिलता है ये अपन को 22+X और यहाँ पे 22+XX, O का मतलब वहां पे जीन ही नहीं है बेसिकली, तो 22+X का जब 22+XX के साथ कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा बेटा, तो X का X के साथ, X का X के साथ, O का X के साथ और O का X के साथ, सारी वहां पे बात करें बेटा 50% मेल और 50% फीमेल अपन को वहां पे देखने को मिलेगी। सेकंड आता है XXXY मैकेनिज्म। इसके अंदर मेल हेट्रोगेमेटिक होता है और फीमेल होमोगेमेटिक होती है, जैसा अपने ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है और ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है। एक्स क्रोमोसोम एक होता है और वाई क्रोमोसोम एक होता है, और दोनों फीमेल में XX होते हैं। इसमें भी चांसेस होते हैं बेटा कि बेटा एक्स के साथ क्रॉस होगा एक्स, तो यहाँ पे 50% जो है फीमेल बनेगी और 50% बेटा बात करें यहाँ पे मेल के चांसेस होते हैं। फिर आता है थर्ड पे ZZZW मैकेनिज्म। इसमें मेल होमोगेमेटिक होता है ZZ और फीमेल होती है बेटा हेट्रोगेमेटिक, उल्टा हो गया यहाँ पे, ZW हो गई फीमेल। तो बेसिकली बात करें तो ये बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है अपन को, जो मेल है वो होमोगेमेटिक होता है और फीमेल वहां पे हेट्रोगेमेटिक होती है। तो ZZ के साथ मिक्स हुआ तो बेटा क्या बना, वहां पे मेल बना। ZW के साथ हुआ तो फीमेल बना, ZZ फिर से हुआ तो फीमेल मेल बना, और ZW फिर से हुआ तो बेटा फीमेल बना। यहाँ पे भी वही चांसेस होते हैं, बट फर्क ये है कि होमोगेमेटिक यहाँ पे मेल होगा और हेट्रोगेमेटिक यहाँ पे फीमेल होगी बेटा। XXX0 XXXY, ठीक है, वो मेल हेट्रोगेमेटी दिखाते हैं और ZZZW बेटा फीमेल हेट्रोगेमेटी दिखाता है वहां पे। ह्यूमन के अंदर कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? मेल के अंदर XY क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम बेटा
बचपन से देखते आ रहे हैं ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, 22 पेयर ऑटोसोम्स के, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का, 1 पेयर एक्स क्रोमोसोम का बेटा फीमेल के अंदर, और 1 पेयर XY क्रोमोसोम का बेटा किसके अंदर, मेल के अंदर वहां पे होता है। तो अगर एक्स के साथ एक्स मीट हुआ तो बेटा फीमेल बनेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि 22 प्लस ऑटोसोम एक एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स ही बनेगा, एक ही बनेगा यहाँ। तो देखो अब 22 प्लस जो है एक्स बनता है तो फिर 50% चांसेस फीमेल के वहां पे होते हैं। तो 50% विद वाई और 50% एक्स के साथ होते हैं। फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 ओवम एक्स क्रोमोसोम के साथ। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। स्पर्म डिटरमाइंस वेदर द ऑफस्प्रिंग विल बी मेल और फीमेल। तो ये पता होना चाहिए कि मेल डिटरमाइन करता है, जो स्पर्म है वो डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, फीमेल के पास तो चॉइस ही नहीं होती बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के अंदर अपन सेक्स डिटर्मिनेशन देखें बेटा तो इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल रिसीव्स एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज अ फीमेल। अगर ऑफस्प्रिंग जो है वो स्पर्म और एग के फॉर्मेशन से वहां पे डेवलप हुआ है तो फीमेल बनेगा, क्वीन या वर्कर भी बनेगा। और अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर कोई डेवलप हुआ है तो वो मेल बनेगा बेटा, जिसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो मेल हमेशा पार्थेनोजेनेसिस से बनता है बेटा, यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होता मेल के अंदर। ठीक है, स्पर्म जो है वहां पे बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस कह के बनाएंगे, और जो फीमेल होगी वो 2 तरह की गैमेट बनाएगी, या तो वर्कर भी या बात करें वहां पे बेसिकली क्वीन भी वहां पे बनेगी। Therefore the females are diploid, फीमेल्स हमेशा डिप्लॉयड होती हैं 32 क्रोमोसोम्स के साथ, और मेल्स वहां पे हैप्लॉयड होते हैं 16 क्रोमोसोम्स के साथ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इसको हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम कहते हैं। इन दिस सिस्टम मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स और माइटोसिस, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। समझो इस बात को कि आपसे कहा जा रहा है कि मेल जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो उनके सन्स तो नहीं हो सकते। ठीक है, बेटे तो उनके पैदा हो नहीं सकते, बट हैव ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर जरूर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं ग्रैंडफादर? क्योंकि ग्रैंडफादर के पास बेटा वहां पे ग्रैंडफादर ने वहां पे एक्स क्रोमोसोम जो था बेसिकली वो तो ऑटोसोम से हुआ, तो 16 क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम को अपन उसको मान लें, वहां पे उसको ट्रांसफर किया फीमेल को, तो फीमेल जो बेटा क्रोमोसोम वापस ट्रांसफर करेगी तो उसका तो बेटा हो सकता है फीमेल का, तो पर बात करें उसका बेटा नहीं हो सकता वहां पे, उसका तो बेटा बात करें कि वहां पे जो है फीमेल भी ही वहां पे प्रोड्यूस होगी। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन तो हो सकते हैं उनके, बट बेसिकली वहां पे सन नहीं हो सकते। म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन एक सडन हेरिटेबल चेंज है बेटा। हेरिटेबल का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, क्योंकि डीएनए के अंदर और सीक्वेंस के अंदर वो चेंज आ जाता है बेटा, जीनोटाइप के अंदर वो चेंज आ जाता है, और वो जीनोटाइप बेटा फिनोटाइप के अंदर चेंज लेके आ जाता है। रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन जो है वो भी वेरिएशन लेके आते हैं डीएनए के अंदर, पर म्यूटेशन जो है वो बहुत भारी वेरिएशन लेके आता है। म्यूटेशन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की जब बात करते हैं तो इसमें लॉस हो जाता है या डिलीट हो जाता है या गेन भी हो सकता है। ठीक है, डीएनए सेगमेंट का लॉस हुआ तो उसको डिलीशन बोलेंगे, और गेन बेटा 2 तरीके से हो सकता है, या तो इंसर्शन हो जाए या वही चीज डुप्लीकेट हो जाए वहां पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। और पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है? म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज हो जाता है तो उसी को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है। पॉइंट म्यूटेशन में आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस आपके सामने मौजूद था। अब मिस सेंस में क्या हुआ कि हल्का सा म्यूटेशन हुआ सी वाले यहाँ पे, ठीक है, ए की जगह सी हो गया वहां पे, तो भाई पीछे और आगे बात करें उसके आगे की तरफ जो म्यूटेशन होंगे वो सारे चेंज होते जाएंगे वहां पे नाइट्रोजन बेसिस, और चेंज होते जाएंगे तो बेटा उस पॉइंट पे जैसे चेंज होगा तो बेसिकली वहां पे डीएनए सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया है वहां पे। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, सो म्यूटेशन रिजल्ट्स इन एब्नॉर्मलिटीज एब्रेशंस। मतलब जीन्स क्रोमोसोम पे होती है तो बेटा वहां पे क्रोमोसोमल एब्रेशंस आ जाते हैं, जो कि कैंसर सेल्स के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। कुछ म्यूटाजेंस अपने सामने मौजूद हैं, वो एजेंट्स हैं म्यूटाजेंस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं बेटा, जैसे कि यूवी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, डेल्टा रेडिएशन, एक्सरेज, ठीक है, ये भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं एक्सरे ज्यादा नहीं कराना चाहिए क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है। केमिकल म्यूटेशंस की बात करें तो मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब केमिकल म्यूटेशंस है बेटा। पेडिग्री एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ चुका है इस चैप्टर का बेटा। इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल, कंट्रोल क्रॉसेस नहीं होते ह्यूमन के, रैंडम जो है क्रॉसेस होते हैं वहां पे। सो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस इज यूज्ड।
फैमिली हिस्ट्री वहाँ पे स्टडी जो है की जाती है इनहेरिटेंस का पता लगाने के लिए। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इसी को अपन पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं बेटा। द रिप्रेजेंटेशन और चार्ट शोइंग फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड फैमिली ट्री या पेडिग्री उसको अपन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये फीमेल है, ये मेल है बेटा यहाँ पे। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडीज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफाइड ट्रेट एब्नॉर्मलिटी और डिजीज। अगर किसी के अंदर कोई डिजीज देखने को मिल रही है तो अपन पता लगाने के लिए वहां पे बेसिकली कि ये डिजीज कहां से आई, किस तरह से वहां पे कैरी हो रही है। सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, मेल के लिए बेटा ये किया जाता है यूज स्क्वायर, और शादी दिखाने के लिए बेटा अपन वहां पे मेल और फीमेल के बीच में डबल लाइन वहां पे बनाते हैं। ठीक है, फीमेल जो है सर्कल से वहां पे शो होती है। सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब मेल है या फीमेल पता नहीं, तो ऐसे बनाते हैं अपन। अफेक्टेड इंडिविजुअल मतलब वहां पे कलर्ड कर दिया जाता है, मेल है तो कलर्ड कर दिया जाएगा, फीमेल है तो कलर्ड कर दिया जाएगा। मीटिंग होगी तो बेटा सिंगल लाइन से वहां पे दिखाई जाएगी मेल और फीमेल के बीच में। रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग है अगर, ठीक है, तो वो ऐसे दिखाई जाएगी। पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, पेरेंट्स ऊपर की तरफ है और चिल्ड्रन उसमें नीचे की तरफ दिखाए जा रहे हैं, इसी तरह से वहां पे दिखाया जाता है। अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड है बट चिल्ड्रन वहां पे डिजीज्ड है तो इस तरह से कलर कर दिया जाएगा। और 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का मतलब वहां पे अनअफेक्टेड में बेटा 5 वहां पे नंबर लिखा जाएगा अंदर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। द डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंज इन जीन्स और क्रोमोसोम्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन, सिंगल जीन के अंदर वहां पे म्यूटेशन या ऑल्ट्रेशन हो जाए तो वहां पे बेसिकली डिसऑर्डर्स शो होते हैं। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। अपन पता लगा सकते हैं कि कहां से ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां से इनहेरिटेंस लेता हुआ आया रहा कैरेक्टर, ये डिजीज कहां से होती हुई आ रही है, ये अपन पेडिग्री एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और मे बी रेसेसिव, डोमिनेंट भी हो सकते हैं यार और रेसेसिव भी हो सकते हैं। इसमें बड़ी बात क्या है, बाय पेडिग्री एनालिसिस इट इज इजी टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव। पेडिग्री एनालिसिस से अपन ये पता लगा सकते हैं कि ट्रेट डोमिनेंट है या ट्रेट रेसेसिव है। जैसे कि आपके सामने एक पेडिग्री यहां पे दे रखी है बेटा। पहली वाली पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में अपन देख रहे हैं कि फीमेल यहां पे अफेक्टेड है, मेल नहीं है। तो फीमेल अफेक्टेड है तो बेटा ये तो पक्की बात है कि वहां पे होमोजाइगस बात करें कि या तो डोमिनेंट होगी कैपिटल टी या वहां पे रेसेसिव होगा स्मॉल टी। ठीक है, ये तो पक्की बात है। अपन मान लेते हैं इसको कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में से एक, पता नहीं अपन को क्या है ये, और ये तो बेटा अनअफेक्टेड है ये तो। ठीक है, तो ये तो कैपिटल टी ही वहां पे होगा। अब बात करें कि अपन ने इसका क्रॉस कराया, वहां पे देखा कि फीमेल अनअफेक्टेड आ रही है यहाँ पे, तो कैपिटल टी को जब स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो ये तो डोमिनेंट हो गई। ठीक है, तो भैया कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया तो यहाँ पे डोमिनेंट, पर मेल अफेक्टेड आ रहा है। मेल अफेक्टेड आने का मतलब यह है कि कैपिटल टी ही यहाँ पे जीन है जो डोमिनेंट है, तो स्मॉल टी हो नहीं सकता, तो इसका फिनोटाइप अब कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया बेटा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया अपन ने कैपिटल टी से। ठीक है, तो कैपिटल टी को क्रॉस कराया कैपिटल टी से अनअफेक्टेड, अब ये तो स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो अनअफेक्टेड आया। अब ना बात करें कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया तो यहाँ पे सन अफेक्टेड आ गया बेटा। वहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराया अनअफेक्टेड आया ये वहां पे। ठीक है, तो इसी तरह से वहां पे फीमेल और मेल वहां पे अनअफेक्टेड है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है बेटा, डोमिनेंट ट्रेट है जो कि ऑटोसोमल है तो डोमिनेंट जीन पे पाया जाएगा। और ऑटोसोमल रेसेसिव पे आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर नहीं है, फीमेल कैरियर होती है यहाँ पे, बाद में जाके एक्सप्रेस होता है वो। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है बेटा। इन दिस अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। हीमोफीलिया के अंदर एक ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोटीन होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। एक सिंपल कट भी लगता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है बेटा इसमें, क्योंकि बात करें कि जो अलील्स को कंट्रोल कर रही होती है कैपिटल एच और स्मॉल एच। ठीक है, बात करें कि कैपिटल एच तो नॉर्मल अलील है और स्मॉल एच रेसेसिव अलील है, तो बात करें कि नॉर्मल अलील जो है ना वो तो कंट्रोल कर रही है ब्लड क्लोटिंग को, पर स्मॉल एच जो आके वहां पे बिगाड़ दे रहा है हीमोफीलिया को। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, जो हेटेरोजाइगस फीमेल है वो कैरियर होती है बेटा। बात करें यहाँ पे फीमेल है बेटा, नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, यहाँ पे ये कैरियर फीमेल है जिसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, और ये हीमोफिलिक मेल है जिसके अंदर भी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये नॉर्मल मेल है। यहाँ पे बात करें अपन यहाँ पे कि कैरियर, ये तो कैरियर फीमेल मेल है और बेटा यहाँ पे हीमोफिलिक मेल है तो हीमोफिलिक है, और बेटा यहाँ पे बात करें कि ये तो नॉर्मल फीमेल है। क्रॉस कराया अपन ने वहां पे,
ठीक है, क्रॉस कराया तो बेटा वहां पे गैमीट्स बने। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स तो नॉर्मल है, स्पर्म के अंदर एक यहाँ पे वो है, तो ये कैरियर फीमेल बनी, ये कैरियर फीमेल बनी, और ये बात करें नॉर्मल मेल, जब मेल हिमोफिलिक था तो वहां पे फीमेल कैरियर हो गई, पर वहां पे जो मेल है वो नॉर्मल वहां पे हुए हैं, तो ऑल सन्स आर नॉर्मल बट डॉटर वहां पे कैरियर हो गई। जब अपन ने इसी डॉटर का बेटा बात करें, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल के साथ उसका क्रॉस कराया, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल कैरियर फीमेल एक और प्रोड्यूस हुई, नॉर्मल फीमेल प्रोड्यूस हुई, कैरियर मेल नहीं हिमोफिलिक मेल यहाँ पे हो गया, और एक बात करें नॉर्मल मेल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो जब कैरियर फीमेल का नॉर्मल मेल के साथ अपन ने क्रॉस कराया तो बेटा हाफ तो वहां पे नॉर्मल हुए डॉटर्स, हाफ डॉटर्स वहां पे कैरियर्स हुई, हाफ नॉर्मल सन हुए और हाफ बेटा वहां पे हीमोफिलिक सन हुए। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक इज वेरी रेयर बिकॉज मदर हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, तब जाके बेटा बात करें। अब फादर हीमोफिलिक है तो वो जिंदा रह ही नहीं पाएगा। क्वीन विक्टोरिया वॉज ए कैरियर ऑफ द डिजीज, सो हर फैमिली पेडिग्री शोज ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स, हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स है क्वीन विक्टोरिया के। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है बेटा, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन, दोनों पेरेंट्स कैरियर होने चाहिए बेटा या हेट्रोजाइगस होने चाहिए। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ एलील HBA HBS। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट है तो HBA HB नॉर्मल होगा, हेट्रोजाइगस है HBA HBS तो वो कैरियर होगा बेटा, सिकल सेल का ट्रेट है, होमोजाइगस रिसेसिव है तो अफेक्टेड होगा बेटा वो वहां पे। The disease is caused by the substitution of glutamic acid by valine। 6th पोजीशन पे वैलीन वहां पे आ रहा होता है, तो ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड आ रहा होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर। जैसे बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर वैलीन आता है बेटा, तो वहां पे GAG से GUG हो गया, GUG किसका कोड है, वैलीन का। तो वैलीन आते ही बेटा वहां पे शेप जो है ना वो चेंज हो जाता है, आरबीसी का बाइकॉनकेव शेप से बेटा कैसी हो जाती है, सिकल लाइक हो जाती है, बाइकॉनकेव से सिकल लाइक हो गई। GAG आ रहा था, वहां पे GAG की जगह बेटा ग्लूटामिन बन रहा था, नॉर्मल बन रहा था, पर हुआ क्या कि GAG कैसे आया कि वहां पे GTG आ गया, GUG आ गया mRNA के अंदर, GUG आने से वैलीन आ गया, वैलीन आने से शेप बिगड़ गई पूरी वहां पे। एक म्यूटेशन से भी कितना हार्म वहां पे हो जाता है। जो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही थी उसमें वैलीन, हिस्टामिन, ल्यूसिन, थ्रेओनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिन वहां पे था, वैलीन आ गया, हिस्टामिन आ गया, ल्यूसिन आ गया, थ्रोनिन आ गया, प्रोलिन आ गया, वैलीन यहाँ पे आ गया ग्लूटामिन की जगह, बस उसी से चेंज आ गया बेटा अफेक्टेड में, इस जगह चेंज आ गया 6th पोजीशन पे। फिनाइल कीटोन्यूरिया देखते हैं, एन इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म की, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है बेटा, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसमें क्या होता है कि एंजाइम होती है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो सिंगल जीन होती है, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाता है बेटा, तो एंजाइम के अंदर भी म्यूटेशन आ गया, वहां पे एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हुई। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स दिस एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन। नॉर्मल के अंदर तो क्या हो रहा था, ये एंजाइम कन्वर्ट कर दे रही थी फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर, बट अब एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुई सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से, तो टायरोसिन वहां पे टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो फिनाइल एलेनिन जो है बेटा फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया और बेसिकली वहां पे एक्यूमुलेट होने लग गया ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो गया बेटा, और जो है बात करें कि यूरिन के साथ भी एक्सक्रीट होने लगता है, इसकी वजह से बेटा बात करें कि फिनाइल कीटोन्यूरिया आपको दिखाई देगा वहां पे यूरिन के अंदर। थैलेसीमिया की बात करते हैं, ये भी एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज है बेटा। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, कब, जब दोनों पार्टनर्स अनअफेक्टेड हो, ठीक है, और कैरियर भी हो, हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन, म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से होता है। इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, वहां तो बेटा एबनॉर्मल ग्लोबिन चेन हो गई थी, यहां पे तो बेटा ग्लोबिन चेन ही नहीं सिंथेसिस हुई अल्फा और बीटा में से बेटा, ठीक है। दिस फॉर्म्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू एनीमिया हो जाता है वहां पे। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया में तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे तो एक चेन सिंथेसिस ही नहीं हुई थैलेसीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में तो बात करेगी वहां पे क्वालिटी में चेंज आ गया, वहां पे अफेक्टेड चेन तो सिंथेसिस हुई बट थोड़ा सा इफेक्ट वहां पे होगा कि बीटा ग्लोबिन चेन में वैलीन आ गया बस वहां पे, इसलिए वहां पे शेप चेंज हुआ। यहाँ पे तो बेटा पूछो ही मत, इस तरह का जो है बेबी वहां पे थैलेसीमिक होता है।
थैलेसीमिया दो टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के बेटा अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, वहां पे अल्फा ग्लोबिन चेन वहां पे बन नहीं पाती। इट इज कंट्रोल बाय HbA1 HbA2 जीन, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है। म्यूटेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से क्या होता है, इन जीन्स का म्यूटेशन या डिलीशन हो जाता है बेटा। तो मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड, जितनी ज्यादा जीन अफेक्ट होगी उतना कम अल्फा मॉलिक्यूल अल्फा ग्लोबिन चेन वहां पे बनेगी। बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्ट होती है, वहां पे जो बीटा ग्लोबिन चेन है बेटा वो सिंगल जीन वहां पे कंट्रोल करती है, HBB, जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। तो यहाँ पे सिंगल जीन का म्यूटेशन हो जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं बेटा अपन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम पूरा सेट को बोलते हैं अपन, तो अगर एक सेट बढ़ गया तो गड़बड़ है, एक सेट घट गया तो गड़बड़ है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के अंदर बांट रखा है बेटा अपन ने। बात करें वहां पे एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, इट इज द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हुआ कि क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाए बेटा वहां पे, तो क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम का सेट पूरा का पूरा बढ़ गया वहां पे, ठीक है। बात करें कि नलीसोमी 2n-2, ठीक है, या तो डिलीट हो सकता है या बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। नलीसोमी के अंदर क्या होता है, अ क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉयड सेट, एक पूरा पेयर जो है क्रोमोसोम का वो वहां से डिप्लॉयड सेट से हट गया, तो पूरा पेयर हट गया तो -2 आ गया वहां पे। मोनोसोमी में एक क्रोमेटिड हट जाता है, अ क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉयड सेट से एक क्रोमेटिड हट गया वहां पे, तो 2n-1 हो गया वहां पे। ट्राइसोमी के अंदर एक प्लस हो जाता है तो 2n+1 हो गया वहां पे, और टेट्रासोमी के अंदर पूरा का पूरा सेट वहां पे प्लस हो जाता है बेटा, तो 2 क्रोमोसोम वहां पे आ जाते हैं डिप्लॉयड सेट के अंदर, तो 2n+2 वहां पे कंडीशन हो जाती है। ये एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल है बेटा। एन्यूप्लॉइडी में गेन होता है पूरे सेट का, और पूरे सेट का लॉस भी हो सकता है, एक क्रोमेटिड का लॉस या एक क्रोमेटिड का गेन भी वहां पे हो सकता है। पॉलीप्लॉइडी के अंदर देखते हैं, इट इज एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा का पूरा सेट ही वहां पे इंक्रीज हो गया बेटा, ठीक है, ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो वहां पे एक से ज्यादा वहां पे बेसिकली क्रोमोसोम सेट हो गए। प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, 2n6 से डिप्लॉयड है। म्यूटिक एरर हुई तो यहाँ पे बेसिकली बात करें कि एक से ज्यादा सेट हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये एक से ज्यादा सेट हो गए, अनरिड्यूस गैमेट्स हो गए, जाइगोट जो वहां पे बना ना 4n=12 हो गए, यहाँ पे 12 सेट्स हो गए पूरा, यहाँ पे हर एक के वहां पे 2-2 सेट्स हो गए बेटा, तो 6 करके 12 क्रोमोसोम हो गए। तो ये बात अपन करें कि पॉलीप्लॉइडी के अंदर पूरा का पूरा सेट ही वहां पे रिपीट हो जाता है। सेट का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का पूरा सेट, ये अपन बात कर रहे हैं। डाउन सिंड्रोम, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ 21 पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बेटा, इनसे पूछे हुए। ट्राइसोमी ऑफ 21 से होता है डाउन सिंड्रोम बेटा, एडिशनल कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, ठीक है। तो 45A + XX, 45A + XY, ठीक है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं वहां पे। ऑटोसोम में एक और बढ़ोतरी होगी, 44 होता था, अब कितना हो गया बेटा, यहाँ पे बेसिकली बात करें तो यहाँ पे 45 हो गया है। अब इसमें जो बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा उसके क्या फीचर्स होंगे, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, स्मॉल राउंड हेड होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर, ठीक है। फरोड टंग होगी, पार्शियली ओपन माउथ होगा, फरोड टंग होगी, पार्शियली ओपन माउथ यहां पे होगा। पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, जो पाम है वो कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज के साथ होगा, ऐसी लाइनें मोटी मोटी बनी होंगी इसके, और हाथ भी देखो आप कैसे मोटे मोटे हाथ होंगे इसके, ठीक है। रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट, ऐसे बैठा रहेगा, बैठा तो बैठ गया, सोया तो बस ऐसे ही बस पड़ गया ऐसे ही। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी इसको होने की पूरी संभावना है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो है बेटा, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल में एक्स एक कॉपी ज्यादा आ जाती है वहां पे। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, 44A + XXY, 47 क्रोमोसोम यहां भी हो गए। इसके अंदर मेल जो है उसका ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा हो जाएगा भाई साहब। हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब ब्रेस्ट वहां पे आ जाएंगे, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ गया तो वहां पे एक्स क्रोमोसोम पे फीमेल जीन्स होती हैं, वो वहां पे डेवलप होने लग जाएंगी। स्टेराइल हो जाएगा मेल, वहां पे मेंटली रिटार्डेड होते हैं बेटा ये।
टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें एब्सेंस हो जाता है, वहां पे एडिशनल हो गया, यहाँ पे एब्सेंस हो गया एक्स क्रोमोसोम का फीमेल के अंदर, X0 वाली कंडीशन हो गई, 45 क्रोमोसोम यहाँ पे रह गए बेटा। नॉर्मल तो ऐसी होती है फीमेल, एबनॉर्मल में क्या होगा यहाँ पे बेसिकली स्टेराइल हो जाएगी वो, ओवरीज भी रूडिमेंट्री हो जाएंगी, ओवरीज ढंग से डेवलप नहीं हो पाएंगे बेटा, ठीक है, इस तरह से। और बात करें अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट वगैरह जो है वो सब नहीं हो पाएंगे डेवलप, ड्वार्फ होगी यहाँ पे, और मेंटली रिटार्डेड भी होगी वहां पे। तो ये अपन ने पूरे चैप्टर की बात करी बेटा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे बेटा, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से हो, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर से हो, चाहे मेंडेलियन डिसऑर्डर से हो बेटा, और किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से गेन और लॉस, वो अपन ने डिस्कस किया। फिर अपन ने बात करी कि उससे पहले अपन थोड़ा सा चलें तो अपन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वहां पे होती है, किस तरह से क्रोमोसोम सेग्रीट करते हैं इंडिपेंडेंटली, वो अपन ने डिस्कस किया। मेंडल के मोनो हाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉसेस, उनके रेशियोज की बात करी अपन ने बेटा वहां पे, वो सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए जो आते हैं इस एग्जाम के अंदर, सारी बातें करी है। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।